तो सभी का स्वागत है इस प्रैक्टिस सेशन में। अनन्या के इस चैनल पर ऑनलाइन आप सभी सादर आमंत्रित हैं और शुरू करिए प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि ये भावी प्रश्न भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें देखी गई है प्रश्न को घुमा फिरा कर फिर से नया बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आपका पहला क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो निश्चित आप फटाफट जवाब देंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने शुरू कर दिया, जवाब आना शुरू हो गया। दक्कन पहुंचने वाला, दक्कन मतलब दक्षिण भारत। आज तो क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। दक्कन पहुंचने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान है कौन था? क्या आंसर दे रहे हैं बेटा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो दक्कन पहुंचने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत शानदार, अच्छा प्रयास है आप सभी का। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ता हूं। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम तुर्की विजेता था जिसने विंध्याचल पहाड़ी को पार किया? वही प्रश्न है, देखिए वही है व्यक्ति, बट अब प्रश्न बदल दिया। विंध्याचल पहाड़ी में लासुल्ला डर्रा, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो विंध्याचल पहाड़ी में जो कैमूर क्षेत्र था, कैमूर का लासुड़ा दर्रा पार किया था, इसी से वह दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिए। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था, तो देवगिरी का राजवंश कौन था? परमार, यादव, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो आप अच्छी तरीके जानते हो कि जो रामचंद्र देव था, यादव वंशीय रामचंद्र देव, है ना, ये यादव वंशीय शासक था रामचंद्र देव। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। अगला प्रश्न देखिएगा, ये पूरी अनन्या की जानकारी है आपके लिए और उनका संस्था का ये नंबर भी है, ध्यान रखना आपको। तो चलिए देखिए, अपने दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने निम्नलिखित में से किन राजाओं को पराजित किया? निम्नलिखित में से किन राजाओं को पराजित किया? इसमें डी ऑप्शन नहीं है, राजराज द्वितीय। डी ऑप्शन राजराज द्वितीय कर दो। हाँ, किन भारतीय राजाओं को परास्त किया? तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या आगे भी है? नहीं। चलिए, अब बताइए क्या आंसर होगा। इसमें हराया तो सबको, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से प्रताप रुद्रदेव को, यही वारंगल वाला राजा है ये, इसे स्पेशली हराया था और इसी ने अपनी स्वर्ण मूर्ति उसे प्रस्तुत किया था। क्या हाल है भाई, फंस गए सारे? फिर से देख लो क्या भाई। और इन तीनों को हराया था, इन तीनों को हराया था, एबीसी तीनों को, ए बी सी, इन तीनों को हराया था, तीनों को। यहां ऑप्शन 3 कर दो। डी ले लो, उपरोक्त सभी, तो इन तीनों को हराया था भाई। रामचंद्र देव को हराया, प्रताप रुद्रदेव को हराया, बीरबललाल तृतीय को हराया, होयसल वाला, तो होयसल वाला है ना होयसल, और ये आपका देवगिरी है। सही बात यह है कि इन तीनों को हराया था।
हाँ क्यों भाई? अब इन तीनों को हराया, ठीक है, रामचंद्र देव को भी हराया, प्रताप रुद्र देव को भी हराया, वीर बल्लाल को भी हराया। इन दोनों को, ए और सी को तो गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा, माने ए एवं सी को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा था। याद आया शिखा जी? शिखा देवी याद आया आपको? नहीं सर नहीं, क्यों भाई? क्लियर नहीं हुआ अभी? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। इस पर व्हाइट रेड कलर लग रहा है, नहीं दिख रहा, व्हाइट एलो चलाते हैं। चलो एलो चलाते, ज्यादा अच्छा चले। अब कंफर्म हुआ कि नहीं सर? चलो नेक्स्ट। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के नाते सिराजे हिंद कहते थे? तो बहुत बढ़िया, सहारनपुर, शाहजहां, जौनपुर, लखनऊ। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं। बताओ। बिल्कुल सही है जौनपुर। अभी ये दिख रहा है ना? हाँ ये गोल्ड सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? अमानवीय दंड देना इसमें किसने बंद किया? रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। अमानवीय दंड का मतलब यह है कि अंग भंग करना, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान। किसने बंद किया इसमें? याद है? फिरोज शाह तुगलक ने इस प्रकार के अमानवीय दंड पर प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लाल महल बलबन, दरबार महल, जहाज महल गयासुद्दीन, लाल दरवाजा महमूद शाह। बताइए बताइए फटाफट। थोड़ा इसमें मिस प्रिंटिंग है, मैं चेक कर रहा हूं। दरबार महल होशंग शाह, होशंग शाह, ठीक है। अब इसमें कौन सही नहीं है? इसमें देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। महमूद शाह खिलजी है, ये महमूद शाह खिलजी मालवा वाला। अब जहाज महल जो मांडू में बनाया गया, तो जहाज महल जो मांडू का है वो किसने बनाया? जहाज महल मांडू का ये भी महमूद ने ही बनवाया था। ये भी महमूद खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, एक दिल्ली में खिलजी वंश था, एक मालवा में खिलजी वंश था। ये दोनों मालवा में खिलजी वंश के द्वारा बनाया गया, मालवा के खिलजी शासक। तो मालवा में भी एक खिलजी वंश रहा है, ध्यान रखिए, दिल्ली के अलावा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्त, ध्यान से देखिएगा। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, या इक्तादारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि, या कृषक कर। बताइए, तो फवाजिल क्या है? फवाजिल अतिरिक्त राशि है। फवाजिल जो है बेटा वो अतिरिक्त राशि को कहते हैं, है ना। फवाजिल क्या है? ये अतिरिक्त राशि है। बहुत बढ़िया, सभी ने मेहनत की है। इसमें तो सभी बच्चे पारंगत ही हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आप रट के बैठे हैं। बस ध्यान रखिए प्रश्न कैसे बनते हैं,
क्या पता प्रश्न को किस भाषा में घुमा दे। सिर्फ आंसर मत रटिएगा कतई, जो आपको चेतावनी है मेरी, आंसर मत रटिएगा, बल्कि कोशिश करिएगा कि वह आंसर क्यों है ये जानने का प्रयास करिएगा। कभी भी आंसर रटने का प्रयास आता रहेगा ना, नया कहां से बनेगा, है ना, तो बनता रहेगा तो मिलता रहेगा, आपको टेंशन ना लीजिए। ठीक दो, चलिए, तो निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था इल्तुतमिश का, लेकिन रजिया के विरुद्ध इसी ने विद्रोह किया था। आगे देखिए, जितने भी बेटा अभ्यास प्रश्न हो रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर के ही चलते हैं, उन्हीं को दिखाकर आपको कराया जाता। किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ? अकत खां, है ना, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो अकत खां का विद्रोह याद है? अकत खां जो अलाउद्दीन का भतीजा था, इसी ने विद्रोह किया था। आगे देखिए, किस सुल्तान की अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मोहम्मद तुगलक। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि मोहम्मद तुगलक सभी शासकों में सबसे अधिक विद्वान था, सर्वाधिक पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था। भले ही उसकी योजनाएं समय से आगे थी, लेकिन आगे बढ़ करके सोचता था। तो मोहम्मद तुगलक। आगे देखो दोस्त, दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि की माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? तो ध्यान रखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो मसाहत आपको हमने पढ़ाया था। मसाहत क्या पढ़ाया था बेटा? भूमि की माप, भूमि की माप, है ना। भूमि की माप कराने का काम किसने किया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैसेज कर दिया था, आज का मैसेज कर दिया था, मैसेज ग्रुप पे देख लिया करिए बेटा। आज समय था थोड़ा और मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, इसलिए मैंने पहले कर दिया। फिर आप तो करिए, देखिए सूची 1 को 2 से मिलाइए। कहां का राजा कौन था? रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। ये सब अलाउद्दीन के आसपास के शासक हैं, है ना। तो देखिए, गुजरात में कर्णदेव बघेल हो जाएगा, और देवगिरी में रामचंद्र देव हो जाएंगे। और बताइए, चित्तौड़ में कौन होगा? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, है ना, ये हो गए। और रणथंभौर में हमीर देव। ए पे 3, बी पे 4, हाँ, तो यही होगा। क्या किया आंसर आपने? इसने गलत बना दिया है। ए पे 3, बी पे 4, सी पे 2 एंड डी पे 1। ऑप्शन गलत बन गया। चलो, अब सही है, बन गया ना ऑप्शन? बस बना दिया मैंने। देखो यहां ये रहेगा ना, रणथंभौर में हमीर देव, चित्तौड़ में रतनशील, बी पे 4 और सी पे 2 एंड डी पे 1। तो ये रहा ना बेटा, ये बना दिया मैंने। अब सही है ना प्रदीप? बना दिया मैंने खुद बेटा, ऑप्शन वो गलत बनाया था, हमने सही कर दिया। चले आगे बढ़े, करेक्शन कर लीजिए आप। आइए, शासक मिलाइए जहां वो सुमेलित नहीं है। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। किसका शासक सही नहीं है? ये बी का शासक सही नहीं है। वारंगल का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था वारंगल का शासक। ये कैसे होगा बेटा? ए में तो शंकरदेव थे ही, शंकरदेव वहां का शासक था ना, कच्चा खा गया।
देवगिरी में शंकरदेव शासक थे रामचंद्र देव के बाद। चलिए आगे देखिए दोस्त, सल्तनत काल में शहनाई पील का काम क्या था? बहुत सरल प्रश्न है, सभी इसे कर सकते हैं आसानी से। शहनाई पील का काम क्या था? शाही पत्र व्यवहार से संबंधित, हस्तशाला का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मिनहास सिराज। तो हस्तशाला प्रमुख, शहनाई पील का मतलब है हस्तशाला प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न, अभी मिलेंगे बढ़िया प्रश्न। चलिए, निम्न में से किस सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला और उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन गई? तो किसके लिए बर्नी ने यह लिखा, बताइए, ये किसके लिए स्टेटमेंट है बर्नी का? फटाफट बताएंगे। अलाउद्दीन के लिए है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है, गयासुद्दीन के लिए है, या फिरोज शाह के लिए? कितने लोगों ने बताया आंसर? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, सभी ने डी बताया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब देखिए, यही है रटंत विद्या वाले फंस गए। बर्नी कहता है कि 100 पंडितों का की बुद्धि अपनी पगड़ी के नीचे छुपाए बैठा है और जनता ने उसे अपना माना है। गयासुद्दीन है, गयासुद्दीन है भैया, डी नहीं होगा, सारे गलत करके बैठ गए, सभी बहादुर हमारे जितने बहादुर हैं सब गलत करके बैठ गए। गयासुद्दीन आंसर होगा। याद आया कि नहीं बहादुरों? रट्टाफिकेशन में ऐसे फंसते हैं बच्चे, नहीं याद है? बोलो। बर्नी कहता है, बर्नी भी कहता है, ठीक है, बर्नी भी इसका बहुत बड़ा समर्थक था, ठीक, और सभी ने गलत कर दिया। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, तुम्हें ले डूबेगा। ये तुम्हें मैं 1000 बार समझाया, ये तुम्हें मैंने 1000 बार समझाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग बात, वो अलग बात है बेटा। ये जियाउद्दीन बर्नी ने न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला और उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन बैठी। भाषा पकड़ो, जब वो राजगद्दी प्राप्त किया तो उसकी समर्थक बन बैठी, क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उस समय तुगलकों का कोई समर्थक नहीं था, बल्कि उसकी नीतियों के कारण, उसकी जो रस्मे मियाना पॉलिसी थी, है ना, रस्मे मियाना, जो रस्मे मियाना उसकी पॉलिसी थी, उसके कारण प्रजा उसकी समर्थक बन गई। तो इसीलिए कर नहीं, उसके बाद तुम लोगों की ढिठाई देखता हूं मैं, ढिठाई, अरे नहीं सर वही सही होगा। ये बेटा बहुत ध्यान से मैं समझ रहा हूं बेटा, ये आप लोग नहीं ध्यान देते हैं ना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे नहीं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे नहीं, रट्टाफिकेशन में परेशान, रट कर आंसर आए हो, बस जल्दी लगाओ। ये हरदम चेतावनी देता हूं। बात ऐसे ही 2-4 प्रश्न हैं जहां से आपके बाहर होने के पूरे पक्के इंतजाम हो जाएंगे, है ना। तो ये एक एक 2-2 प्रश्न जो सरल वाले हैं, ये आपकी मुट्ठी में होते हैं, ये आपके मुट्ठी में होते हैं बेटा, ये आपके मुट्ठी में होते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये आप गंवा दोगे। इसलिए कभी भी जब आसान प्रश्न आए तो हड़बड़ाइए मत, सबसे ज्यादा वही डुबोता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, पूरी लाइन पढ़ा करिए। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था?
मोहम्मद फखरुद्दीन अलाउद्दीन हसन तुगलक या ताजुद्दीन फिरोज तुगलक? किसे नियुक्त किया था? बताइए, फटाफट बताइए दोस्त, किसे नियुक्त किया था? सारे बताइए। तो मोहम्मद को नियुक्त किया था, लेकिन मोहम्मद मर गया तो उसके बाद, है ना, वह शासक नहीं बना। ठीक है, हाँ, वह शासक नहीं बना। चलिए अब देखिए, किसने अमीराने शदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। तो अमीर शादा का गठन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। अमीराने शादा नीचे गद्दी की, नीचे गद्दी, नीचे गद्दी को पकड़िए। ठीक है, तो हड़बड़ाइए मत, आइए, बिल्कुल सही है, ये रहा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्त, कौन है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर शादा की नियुक्ति की थी। यही आगे चलकर बहमनी राज्य के संस्थापक बने। बहमनी राज्य की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। दक्षिण में इनका प्रयोग किया गया। 100 गांवों की एक यूनिट बना ली गई। उन्हीं 100 गांवों पर एक जो प्रशासक भेजा गया, उसे अमीरे शादा नाम दिया गया। है ना भाई? स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं भाई? सारे बताएं। चलिए आप जरा देखिए अगला प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? ठगों का दमन। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, बलबन। बताइए, ठगों के विरुद्ध किसने किसने तैयारी बढ़िया की? ठगों के विरुद्ध किसका कार्य सबसे ज्यादा बेहतर था? क्लियर है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी है। ठगों के विरुद्ध ये ठग जो है ना, दिल्ली तक फैले हुए थे दो आप क्षेत्र से। इन्हीं के विरुद्ध किया। कहते हैं ठगों के डर से लोग अपने दरवाजे शाम होते ही बंद कर लेते थे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। इनका आतंक बहुत ज्यादा था। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, अधिराजस्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता में। तो ध्यान रखिएगा, प्रभुसत्ता में विश्वास इल्तुतमिश करता था, इल्तुतमिश, और अधिराजत्व में विश्वास इसमें कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या आंसर दिया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी होगा आंसर। जितने लोगों ने बोलो भाई, सही है? सही है या नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है? सारे कंफर्म हो जाओ। देख लो एक बार। चलो चलो चलो, इसको देखो, इसको डाउट कर लो, क्योंकि मैं भी डाउट हो गया हूं इसमें, है ना भाई? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए सभी लोग। चलिए इसे डाउट कर दीजिए, फिलहाल सही कर लिया जाएगा। इसे थोड़ा सा गोला रखिए। हमें लगता है अधिराजत्व और प्रभुसत्ता, सेवरेंटी। चलिए फिलहाल अभी डाउट हो गया, इसको गोला रखो तो बताते हैं। ऐसे ही एक आध प्रश्न में कहीं ना कहीं।
चलो चलो बस इसको गोला करो, बिल्कुल आंसर, इस पर आंसर कंफर्म नहीं करिए, बाद में बात कर लेंगे। चलिए, पद्मावती कथा का रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कुतुबंद, मलिक मोहम्मद जायसी, बताइए। तो एक थी पद्मावत, पद्मावत, एक पद्मावती कथा। तो पद्मावती कथा जो दामोदर कवि की है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ध्यान रखिएगा, पद्मावती कथा लग जाए तो दामोदर कवि और मलिक, पद्मावत है तो मलिक मोहम्मद जायसी होगा। ठीक है भाई ना ना ना, ये पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है भैया वो क्या है? वो पद्मावत है। ठीक है, ओके। ऐसे ही कुछ प्रश्न है बेटा जो थोड़ा सा परेशान कर। वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? इल्तुतमिश, मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र ही सुल्तान था, वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने कहा मैं खुद खलीफा हूं। हाँ, मैं खुद खलीफा हूं। चलिए आगे देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस युग्म को सही मेल नहीं बैठता? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हकीके हिंदी, जिया नक्शबंदी तूतीनामा, अमीर खुसरो खालिक बरी और हुसैन सा मान कौतूहल, बताइए, बोलो। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। मान कौतूहल की रचना किसने की थी? हाँ जी, मान कौतूहल ग्रंथ किसने लिखा था? करिए करिए फटाफट। मान कौतूहल किसका है? मान सिंह के बारे में लिखा है ना? तो इसका बेटा ये होगा डी। हुसैन शाह ने नहीं मान कौतूहल लिखी, ठीक है, राजा मान सिंह से रिलेटेड है ये, ग्वालियर के मान सिंह। आगे देखिए, राजारोहण के समय इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्त, बंगाल, सिंध, मुल्तान, बदायूं। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि बदायूं का इक्तादार बनाया गया था। आगे देखिए दोस्त, अलाउद्दीन के काल में 1 टका कितने किसके बराबर होता था? 50 जीतल, 49 जीतल, 46 जीतल, 48 जीतल। इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 को 48 बना लो, आंसर गलत है ना? आंसर क्या होगा? 48 जीतल। तो ये इसमें एक भी सही नहीं है, ये 48 जीतल होगा। ये सही है, यहां पे सही छपा है, देखो ध्यान से। 1 टका किसके बराबर होता था, है ना? 1 टका किसके बराबर होता? 52, 48, 45, 28। तो इसमें 1 टका 48 जीतल के बराबर होता था। ठीक है, 48 जीतल के बराबर होता था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? मुबारक शाह, आराम शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह। हाँ, ये कौन नहीं था? ये नहीं था मुबारक शाह, ये सैयद वंश का था। मुबारक शाह
ये सैयद वंश का था, क्योंकि खिलजी लिखा नहीं है इसमें, बाकी आराम शाह था, मुइजुद्दीन बहराम शाह था, अलाउद्दीन मसूद शाह था, बिल्कुल है ना। ये मुबारक शाह सैयद वंश वाला था, जिसको तारीख, इसी को तारीखे मुबारक शाही समर्पित है। तारीखे जो मुबारक शाही है सैयद सलादीन की, ठीक है, ये मुबारक शाह उसका वाला है। आगे देखिए दोस्त, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो आपको पहले ही पढ़ाया है, हाँ, पहले पढ़ाया था ना, तुम लो सखी। तो तुम लो सखी में तू पहले आ गया, फिर ममलूक आएगा, तुम लो सखी, तू गलत, म फॉर ममलू, लो फॉर लोधी, है ना, सबसे छोटा खिलजी। चलिए, तुगलक वंश 94 साल। आइए, ये तो यहां गलत है ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि लोधी वंश अंतिम था। कौन वंश अंतिम था भैया? लोधी वंश, बहलोल लोधी वाला। सरल प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? बताइए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए जल्दी जल्दी। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक यहां का अंतिम शासक था। ठीक है भाई, आगे देखो, नेक्स्ट देखिए अगला। अब ये सीक्वेंस लगाना, निम्नलिखित को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, मुबारक खान, आलम शाह और फिरोज शाह तुगलक। बताओ, क्या होगा आंसर? रुकनुद्दीन पहले आएंगे, फिर मुबारक शाह खिलजी होगा, फिर तुगलक आएगा, फिर आलम शाह, सैयद आलम शाह आएगा। ये रहा बिल्कुल ए बी सी डी होगा, बी का होगा, सी होगा, सी बिल्कुल सही है, ये गलत लग गया, ये सी होगा, ए बी सी डी। आगे देखो बेटा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से कौन था? वही प्रश्न है, वही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वही पलट के दोबारा आ गया है ना दोस्त। ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही तैमूर लंग का अटैक हुआ 1398 में, है ना, और वहीं से इसका पतन हो गया। तैमूर लंग के आक्रमण से ही यह इसका पतन हो गया। ठीक है भाई, आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश, अरे भैया कितनी बार आ गया बन के, फिर वहीं से आ गया, बार बार रिपीट कर दिया पेपर सेटर ने, है ना, यही गड़बड़ कर दिया, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर सेट कर दिया। अब आइए दूसरा आ गया, 1336 से 1296 के बीच में कितने सुल्तानों ने शासन किया? 5, 7, 10, 12, बताइए कितने ने किया? चलिए ध्यान से देखिए, कितने सुल्तानों ने शासन किया था? 36 से। 36 से मतलब किसका समय? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। रुकनुद्दीन फिरोज शाह से जब आप जोड़ना शुरू करेंगे बेटा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया बेगम, है ना,
फिर फिर उसके बाद अन्य शासक जितने भी आप जोड़ेंगे पूरे बलबन के खानदान तक, है ना, तो 10 हो जाएंगे। टोटल 10 सुल्तानों की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। अब ये देखिए क्रम लगाइए। देखिए ये अब इस पर दिमाग पे जोड़ दीजिए। अलाउद्दीन मसूद शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह। बी है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, शाह आलम मसूद शाह, शाह अलाउद्दीन, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान। अब आइए, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद शाह। बी आंसर हो गया ना, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया, फिर रजिया, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद उसमें आ गया। तो बिल्कुल सही है बी आंसर, जितने लोगों ने दिया बी आंसर था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, देखिए बहुत बढ़िया है प्रश्न। तूतीय हिंद कहे जाने वाले, हिंद का तोता, हिंदुस्तान का तोता, तूतीय हिंद इनको कहा जाता था, हिंदुस्तान का तोता, है ना। किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी। दिए गए ऑप्शन में अगर बलबन के पुत्र का नाम आता सुल्तान मोहम्मद, तो उसी ने सबसे पहले इनको ब्रेक दिया था। वैसे अमीर खुसरो ने लगभग 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। आइए फिर वही प्रश्न है, लेकिन अलग परीक्षा में अलग प्रकार से। अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, या तीनों थे? मैंने अलग परीक्षा में अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें देखिए वो एक कवि भी है, संगीतज्ञ भी है, इतिहासकार भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये तीनों। क्या होगा बेटा? तीनों। ठीक है ना, बढ़िया, तीनों। आगे देखिए दोस्त, चलिए, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्म, ये भी खुसरो साहब से ही है। खुसरो साहब ने इसे अपने तरीके से डेवलप किया, बस अलग परीक्षा में अलग प्रश्न का स्वरूप निर्धारित हो गया। अदरवाइज इसमें भी अमीर खुसरो ही आंसर बनेगा, क्योंकि सबक ए हिंदी या शब्द हिंदी सबसे पहले बड़ी बारीकी से प्रयोग करने वाले यही अमीर खुसरो थे। ये देखो फिर से उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है, अमीर खुसरो ओरिएंटेड है ना। लेकिन प्रश्न देखो कैसे अलग अलग परीक्षाओं बना है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या अब्दुल रहीम खान खाना, तो सभी ने हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन सबसे बेटर हिंदी किसे जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। और ये रहा आज का फाइनल आपका सवाल। देखिए, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया है? तो अब देखिए, भारतीय पर्यावरण के बारे में बताया, भारतीय जलवायु के बारे में लिखा, तो अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी, बताइए। ये भी देखिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछे गए। तो ये रहे आज के पूरे पूरे सेशन। देखिए कुछ प्रश्नों को तो हल्के थे, लेकिन कुछ घुमावदार प्रश्न थे, और अगर बच्चे थोड़ा सा चूक कर रहे थे तो गलत हो जा रहा था। ये प्रश्न देखने में हल्के जरूर थे, लेकिन इनका स्टैंडर्ड आधे प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर था। उम्मीद है कि आपको भी इसमें बेहतर लगा होगा, तो बिल्कुल ये आंसर होगा। ठीक है ना? कैसा रहा सेशन? चलो डाउट है, डाउट सही कर लो, डाउट सही कर लो, उसको खोज लेना, तथ्य खोज लेना। ठीक है बेटा? और इसे लोड भी करवाऊंगा, सब ऐप पर लोड रहेगा, इसको मिला लीजिएगा। डाउट संभव है, हम भी इंसान है, हो सकता है जल्दी जल्दी में कर गए हों, लेकिन रेयर है, कम चांसेज है। एक डाउट है, उसे हम क्लियर बाद में करेंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट है उसे क्लियर करिए। ठीक, जो डाउट है उसको खोजिए।
ठीक है ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा कुछ न कुछ अभ्यास प्रश्न में अलग भी मिलेगा। आरती पटेल कुछ तो अभ्यास प्रश्न से भी करेंगे ना, उसमें डिटेल में दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का निर्माण है। ठीक है, वो उसी की डिटेल में दिया है, डायरेक्ट थोड़ी मिलते हैं प्रश्न। जैसे आपको नोट्स में सारा कुछ थोड़ी मिल जाएगा, नोट्स में पूरा का पूरा कॉमन मिलता है, अब उसी में से घुमा फिरा कर प्रश्नों का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो आप कंफर्म आप खुद करिएगा, खुद रिवाइज करिए, फिर आगे बात कर लेंगे बेटा। ठीक, उसे रिवीजन करिए एक बार, इसी बहाने कम से कम खोजेंगे, आप सभी रिवीजन करेंगे, फिर तो बात हो ही जाएगी। तो आज यहीं तक रखिए, और ये मैं सब आपके लिए अपलोड करा दूंगा, और आप आराम से खोजिए, रिवीजन करिए, जहां डाउट है डाउट क्लियर करिए, नहीं क्लियर होता फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।